अमित शाह साहब को कोई नहीं बचा सकता इस केस में सजा होने से, जेल जाने से, उनकी सदस्यता लोकसभा की जाने से और उनके मंत्रालय जाने से। तो वो नफरत अमित शाह जी के चेहरे से साफ नजर आ रही है। उस दिन जो उन्होंने जिस तरीके से वो सिंगल वर्ड बार बार रिपीट किया। यार एक्सेप्ट हो गई है थाने में, कंप्लेंट एक्सेप्ट हो गई है, कंप्लेंट टीडी नंबर 14A भी मिल गई है। मोहन भागवत जी की ये स्टेटमेंट बचा नहीं सकती। यही तो लड़ाई है, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद। और वो संविधान ये बराबर की जो आज़ादी देता है सबको, वो कौन लाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब वो क्या करके लाए? वो कौन लाया था? क्या करके लाए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? मनुस्मृति का दहन करके। रोज रात को वो कम से कम उन्हें हजारों गालियां दे के सोते होंगे और सुबह उठते ही गालियां देते होंगे बाबा साहब को, हर मनुवादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। पिछले दिनों सदन में जिस प्रकार से संविधान पर चर्चा के दौरान माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि आम्बेडकर 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 करना एक फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो कुछ भला हो जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इसी बात को लेकर संसद से लेकर सड़क तक गहमा गहमी है और इस मुद्दे पर अब जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा साहब भी कूद पड़े हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहना चाहते हैं? संविधान पर चर्चा के दौरान फिर से ये बहस छिड़ पड़ी कि संविधान या भगवान, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये संविधान ही है जो भगवान की आराधना करने की भी आज़ादी देता है हर एक व्यक्ति को, अपने हिसाब से, अपने जिसको भी वो सर्वशक्तिमान मानता है उसकी आराधना, पूजा अर्चना, नमाज या वंदना जो भी करने की जो ताकत देता है वो संविधान ही देता है। और वो संविधान ये बराबर की जो आज़ादी देता है सबको, वो कौन लाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब वो क्या करके लाए? वो कौन लाया था? क्या करके लाए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? मनुस्मृति का दहन करके। तो अब मनुवादियों को इस दुनिया में, अगर ये लॉजिकल बात है, सबसे ज़्यादा नफरत, चिढ़, जलन या गुस्सा किसी पे होना चाहिए तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने एक नहीं सैकड़ों नुकसान भी किए, लेकिन वो डरे नहीं। अपने जो कमज़ोर वर्ग थे या दुनिया के जो भारत के हर एक नागरिक के लिए बराबर के अधिकार बना के गए वो। तो अब मनुवाद तो एकदम नाराज, क्या रोज़ रात को वो कम से कम उन्हें हजारों गालियां दे के सोते होंगे और सुबह उठते ही गालियां देते होंगे बाबा साहब को, हर मनुवादी। अब वो कितना भी दबा ले, कितना भी छुपा ले, वो उनके मुंह से जब भी अंबेडकर साहब का नाम निकलेगा हमारे तो चेहरे पे इज्जत नजर आएगी। बाबा साहब बोलेंगे, चेहरे से भी नजर आएगी कि इज्जत के भाव से बोल रहे हैं। कोई भी मनुवादी बोलेगा, भले ही वो कितना ही बाबा साहब का नाम ले रहा हो, उसके चेहरे से नफरत नजर आएगी। तो वो नफरत अमित शाह जी के चेहरे से साफ नजर आ रही है। उस दिन जो उन्होंने जिस तरीके से वो सिंगल वर्ड बार बार रिपीट किया, कोई इज्जत वाले शब्द नहीं यूज किए उसमें, लहजा बड़ा अलग था, लहजा अलग था और हाथ हिला हिला के बोले, लेकिन वो साजिश के तहत था। ये हमारी कंप्लेंट है, क्योंकि अमित शाह जी ने कभी भूले से भी पार्लियामेंट के बाहर इस प्रकार से अपमानजनक बाबा साहब का नाम नहीं लिया, अपमानजनक तरीके से। तो वो साजिश करके उन्होंने जो हमारा जो हमने कंप्लेंट मतलब आपके कहने के हिसाब से ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और वो क्यों होता है? बार बार अम्बेडकरवादियों का टेम्परेचर चेक करने के लिए कि अगर हमने बाबा साहब का अपमान कर दिया तो क्या रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन जरा सा भी कम होगा तो हम फिर पूरी तरीके से अम्बेडकरवाद को समाप्त करके मनुस्मृति लागू तुरंत करा देंगे। ये टेम्परेचर बार बार चेक किया जाता है, कोई आज नहीं। बाबा साहब की मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती हैं बताओ आप? किसको क्या मज़ा आता है? वो टेम्परेचर चेक किया जाता है। बाबा साहब के साथ बदतमीजी क्यों की जाती है? वो टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। SC ST एक्ट को कमज़ोर क्यों किया जाता है? वो टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। तो अमित शाह जी ने एक ऐसे समय पे, जबकि देश में सिर्फ संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, तब टेम्परेचर चेक किया, साजिश करके किया। और उसको बार बार अपने जो सपोर्टिंग, जो उनके सोशल मीडिया, जो उनके जो कार्यकर्ता, इस मुद्दे को लेकर FIR भी करी है। मैंने नहीं की। बदलिया साहब एक पक्के अम्बेडकरवादी हैं, मतलब बोलने वाले नहीं। ये जीवन में अम्बेडकर साहब के नाम की हिफाजत करने के लिए और अम्बेडकरवाद को असली मन से मान के उसको अमल करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं बाबा साहब का नाम। तो ये इनके मन को कितनी पीड़ा हुई होगी। अब ये ऐसा तो करोड़ों करोड़ों लोगों के मन को पीड़ा हुई होगी, लेकिन चूंकि ये वकील हैं, ये एयरफोर्स से रिटायर हुए हुए
एक अधिकारी हैं। उसके बाद इनकी 24-25 साल की दिल्ली में हाई कोर्ट और दूसरी अदालतों में वकालत भी है। तो इनको उसका सही रास्ता आता था कि ये जो पीड़ा पहुंचाई है सब अम्बेडकरवादियों को और देश के ऊपर मनुवाद ने जो हमला किया है संविधान को ख़त्म करने के लिए, उसकी कानूनी लड़ाई लड़के ही सही रास्ता होता है। बाकी सब तो थोड़े दिन का जोश होता है, वो ठंडा हो जाता है। तो इन्होंने मुझसे बात की कि मैं एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे वकील बनो। इन्होंने मुझे अपना वकील नियुक्त किया। फिर हम दोनों ने जाके साउथ एवेन्यू जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके इनकी कंप्लेंट की। कंप्लेंट में यही लिखा है कि साजिश करके अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और उनके दूसरे बड़े नेताओं ने एक साजिश की, जिसमें अमित शाह जी के घर पे साजिश का हमने उसमें वो बताया, प्लांट किया गया सारा कि अमित शाह जी के घर पे भी साजिश हुई थी और भी जगह हुई है। तो वहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसे बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल किए। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से खुद भारतीय जनता पार्टी के ये साजिश वाली बात मतलब आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली या कुछ आप बता रहे हैं अपने हिसाब से? नहीं, देखिए ये एक तो सबूत सामने ही नज़र आ रहा है ना। अमित शाह जी वो अपनी ये स्पीच तैयार करके लाए थे, कागज़ों में साफ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर मीटिंग जो पार्लियामेंट की होती हैं, पार्लियामेंट की फ्लोर मैनेजमेंट की जो होती हैं, वो अमित शाह जी तो हैं ना चाणक्य। कौन है बीजेपी के जो अपने आप को चाणक्य बताते हैं, सारी स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल वो वही करते हैं। कई मीटिंगें उनके घर पे होती हैं हर चीज़ की, और कई मीटिंगें पार्टी ऑफिस में विभिन्न जगहों पे होती हैं। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना, किस किस जगह ये कॉन्स्पिरेसी हुई। कॉन्स्पिरेसी हुई उसका सबूत वो स्पीच है, कॉन्स्पिरेसी हुई उसका सबूत वो जो बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से और दूसरे माध्यमों से उसको स्पीच को टेलीकास्ट किया, मतलब ब्रॉड एक तरीके से फैलाया। और उसके बाद जो प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है उसने भी वो जो उसके बीच में देखिए साजिश में एक जयराम रमेश जी भी शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक 11 सेकंड का सिर्फ हिस्सा चलाया, ठीक है, क्योंकि वो तो स्लीपर सेल हैं उनके। तो अब वो चला के वही 11 सेकंड का हिस्सा पीआईबी ने भी पहले उसकी वीडियो लगाई और उसके बाद फिर 10, 12, 15 सेकंड किया, थोड़ी और लंबी करके वीडियो चलाई। हर जगह वो 11 सेकंड की भी वीडियो चली जो जयराम रमेश जी ने। कांग्रेस भी इस साजिश में शामिल है? कांग्रेस नहीं, जयराम रमेश। कांग्रेस के अंदर आरएसएस के जो स्लीपर सेल है वो तो दिन रात आरएसएस का ही काम करते हैं ना। हर जगह जो ये मशीनों की लड़ाई हो रही है उसमें भी वही स्लीपर सेल्स, हर जगह यही स्लीपर सेल्स कांग्रेस को खतरे में डालते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को जिसमें वो होते हैं उसको खतरे में डालते हैं। बीजेपी और आरएसएस को मौका तैयार करके देते हैं। तो ये तो कंप्लेंट में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। अब पुलिस का काम है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस ने कितने हमारी मतलब कितनी मेहनत के बाद तो जाके उन्होंने मोहर लगाई, फिर डीडी नंबर दी, मगर ये काम भी कोई दूसरा व्यक्ति कर नहीं पाया देश भर में, जो बदलिया साहब ने और हमने जाके किया। अब ये हो गया तो अब इसका नेक्स्ट राउंड क्या है, वो तो एफआईआर करेंगे नहीं करेंगे तो हम अदालत जाएंगे। अदालत जाएंगे तो हम पुलिस वालों के खिलाफ भी शिकायत करेंगे धारा 4 की कि इन्होंने अपराध किया। एफआईआर एक्सेप्ट हो गई है थाने में? कंप्लेंट एक्सेप्ट हो गई है, कंप्लेंट डीडी नंबर 14 ये भी मिल गई है। तो अगर ये एफआईआर में तब्दील नहीं होती है देन आप क्या करेंगे? एक तो वो पुलिस के अधिकारी, वो डीएम जो उस इलाके के हैं, उनके खिलाफ धारा 4 लगेगी और उनके खिलाफ एक अलग से कानूनी कार्रवाई होगी। उसके उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज होगी और अमित शाह जी के खिलाफ हम केस करने के लिए अदालत जाएंगे ही। कोर्ट खुलते ही अदालत लगता है कि अमित शाह को इस मामले में सजा हो सकती है? जो मैंने जो सबूत मौजूद हैं उससे तो 100% सजा हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मेरा थोड़ा बहुत कानूनी एक्सपीरियंस है, 100% सजा होगी। अच्छा, बाकी तो फिर अब मैं कोई वो तो हूँ नहीं शास्त्री या वैसा कोई व्यक्ति जो भविष्य देख सकूं। मैं तो तथ्यों के आधार पे कानून के हिसाब से लेकिन दूसरे दिन ही अमित शाह कहते हैं कि हम सपने में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के बारे में सोच नहीं सकते हैं। वो बयान दे चुके हैं। वो नहीं, वो तो अब डर के मारे तो कोई भी मनुवादी नहीं सोच सकता। बाबा साहब से डर के और बाबा साहब के जो असली जो अम्बेडकरवादी फॉलोअर्स हैं उनसे डर के तो बड़े से बड़ा अम्बेडकर जो मनुवादी है वो भी नहीं बोल सकता, सपने में भी सोच नहीं सकता। लेकिन जानबूझ के जागते हुए तो वो सोचते हैं ना कि अम्बेडकर साहब को और उनके फॉलोअर्स को कैसे निपटाया जाए, कैसे उनकी बेइज्जती की जाए, कैसे उन्हें समाप्त किया जाए। मगर ये तो सब बहस की बात है। जो उन्होंने किया है वो तो सामने है, उसी के आधार पे कानूनी कार्रवाई हुई है, उसी के आधार पे उनको सजा होगी या कोई अदालत बंद उनको बरी करेगी। मेरा ये साफ साफ कहना है, इस दुनिया में अमित शाह साहब को कोई नहीं बचा सकता इस केस में सजा होने से।
जेल जाने से, उनकी सदस्यता लोकसभा की जाने से और उनका मंत्रालय जाने से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता सिवाय अदालत के। अच्छा प्राचा साहब, आज मनुस्मृति दहन दिवस भी है, लेकिन इंडिया में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है मनुस्मृति जो है अमर ग्रंथ है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं देखिए, ये भी आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने तो दी है। जो मनुस्मृति के मानने वाले हैं वो मनुस्मृति माने, वो कौन मना कर रहा है उन्हें? बात तो यही है ना। लेकिन कोई अपराध करेगा तो वो जेल जाएगा। मनुस्मृति अगर कोई देखे 100, 200, 500, 1000, 2000 जितने भी बड़ी से बड़ी संख्या में लोग मानने लगे। कुछ लोग ये भी मानने लगे कि हाँ, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिलाओं को ऐसे ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कुछ महिलाएं भी ये मानने लगे, तो वो जाके वो ट्रीटमेंट लेने खुशी खुशी ले लें, तो कोई हम लोग रोक थोड़ी सकते हैं उन्हें। जिन लोगों को 3 वर्णों के अलावा नहीं हीन दृष्टि से देखा जाता है, वो खुद स्वीकार कर लें जाके कि हाँ, हम तो होते ही हीन हैं, तो वो एक कल्ट या एक जो पद्धति है वो तो चलने लगेगी ना। तो उसमें किसी को दिक्कत कहाँ है? ना बाबा साहब का संविधान उसे रोक रहा है। लेकिन अगर किसी को आपने अपराध किया, जो अपराध कानून में लिखे हुए हैं वो आपने किया, तब आप जेल जाओगे। मर्डर करने के लिए भी मना थोड़ी है बाबा साहब के संविधान में, मना नहीं है। आप करोगे तो आपको फांसी होगी। तो ये हमारा संविधान और हमारा लीगल सिस्टम है। तो मनुस्मृति को मानने और उसको अपनाने में किसी को दिक्कत थोड़ी है, जबरदस्ती करने में दिक्कत है। अगर आपने ये कहा कि आप जो है मनुस्मृति के विधान से बंधे हुए हो, ना चाहते हुए भी, तब आप जेल जाओगे। ये है कानून। सर हमारा एक और सवाल है, आजकल देश में एक देश एक चुनाव पे भी चर्चा चल रही है। आप वकील हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को? होना चाहिए क्या? ये सही रहेगा? क्योंकि भाजपा कह रही है कि विकास की प्रक्रिया तेज होगी, खर्चे कम होंगे और बहुत सारे तमाम वो तर्क दे रही है। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि ये भी अम्बेडकर वाद के, इस देश में 2 ही वाद हैं। देखिए, हम तो कई सालों से कह रहे हैं, बाकी सब लोग भी मानने को तैयार हो गए हैं, अब राजनीतिक मजबूरी में या जिस भी वजह से। अब हम ये इसको मानते हैं जो अम्बेडकरवादी हैं कि ये मनुवाद का अम्बेडकरवाद पे एक और बहुत बड़ा हमला है। लेकिन इन सब हमलों से बड़ा हमला है जो ये चुनाव में चोरी की मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है ना, जिसके लिए अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट भी किया और उसके लिए कानून बदला। और उसके बाद जो कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल है, उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारी मुहिम को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में आनंद फानंद में पिटीशन डाली है आरएसएस के कहने पे। उसके हमारे पास सबूत भी हैं, अब वक्त आने पे दिखाएंगे हम। ये इसको हम सबसे बड़ा जो हमला है वो मानते हैं, क्योंकि इससे एक वोट का अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला के दिया था, वो जाता है इससे। अभी आपने बातचीत में आरएसएस का नाम लिया। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने बयान दिया कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने बंद होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि पिछले लगभग 1-2 महीने से लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही थी, फिर एक्सेप्ट की जा रही थी, फिर संभल में हुआ, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और उसके अब ठीक 2 दिन पहले अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मोहन भागवत का बयान आता है। आपको लगता है कि संघ जो है किसी मसले पर 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे होता है? क्या उनकी रणनीति है? क्योंकि इस दौरान बीच में उन्होंने कभी कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं की कि देश में क्या हो रहा है। अब जब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब याचिकाएं स्वीकार नहीं होगी, उसके बाद मोहन भागवत का ये बयान आता है। देखिए, दो इसमें, एक तो मैं वकील की हैसियत से बता सकता हूँ आपको, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा का मानने वाला होने की हैसियत से जो मेरा इसमें विश्लेषण है वो बता सकता हूँ। पहले मैं वकील की हैसियत से बता देता हूँ। जिन लोगों ने कानून तोड़ के ये अपराध किए हैं, भारत का संविधान तोड़ के जो भी ये कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, बड़े से बड़े पद पे हो, जज भी हों, उन्होंने अगर अपराध किया है, उनको मोहन भागवत जी की ये स्टेटमेंट बचा नहीं सकती। ठीक है। और अगर उन लोगों के जिन्होंने अपराध किए हैं तार आरएसएस और आरएसएस के दूसरे संगठनों से जुड़े हुए पाए जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में और कानून की कार्रवाई में, तो उनको कोई नहीं बचा सकता। मोहन भागवत जी को भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो अगर तार पाए जाएंगे उनके संगठनों से जुड़े हुए। ये एक वकील का, तो ये स्टेटमेंट उनके किसी काम नहीं आएगी। ये है मेरा एज ए वकील। अब मैं एक अम्बेडकरवादी होने की वजह से मैं आपको वो बता सकता हूँ कि इसमें क्या मेरा विश्लेषण है। आरएसएस, देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा जो सहयोगी संगठन है किसी के, एनजीओज हैं, वो आरएसएस के हैं। पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन फंडिंग कोई एक परिवार ले रहा है संगठनों का, वो आरएसएस से संबंधित परिवार हैं। हज़ारों लाखों करोड़ रुपए ये पूरी दुनिया से लेके आते हैं चंदा। और ये चंदा अगर
गैर कानूनी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो इनके ऊपर ना सिर्फ भारतवर्ष में केस बनेंगे मोटे मोटे, ये तो लगेगी पीएमएलए जिसमें जमानत ही नहीं होनी है, बल्कि आतंकवाद का भी केस लगेगा। बहुत सारे देशों में आरएसएस को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर होने की प्रक्रिया जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। तो पूरे दुनिया में ये जहाँ जहाँ इनके कार्यकर्ता होंगे वो सब लंबी लंबी बड़ी बड़ी धाराओं में जेल जाएंगे और जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा इन्हें, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी जब्त होंगी पूरे दुनिया में, भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। ठीक, अब उसके सामने कोई डिफेंस तो होना चाहिए। तो तब क्या डिफेंस दिखाया जाएगा कि मोहन भागवत जी ने एक बार ये भी कहा था, ये एक हल्का ही डिफेंस है, लेकिन वो डिफेंस बनाने की प्रक्रिया है ये, जिससे ये मेरे हिसाब से एनालिसिस मेरी है, बच तो नहीं पाएंगे लेकिन आदमी कुछ तो बचाव के लिए करता है ना, ये उस प्रक्रिया में है। क्योंकि ये सारी घटनाएं या दुर्घटनाएं आरएसएस के द्वारा प्रायोजित नहीं होती हैं, प्लान्ड होती हैं, ऐसा हमारा इल्ज़ाम है और ऐसे हमारे पास सबूत हैं जो हम बार बार अलग अलग केसों में साबित भी करते हैं। अब एक आखिरी सवाल प्राचा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट से हैं, न्यायपालिका से संबंध रखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जज जो है वो रिटायर होकर कई राजनीतिक दलों में जा रहे हैं और इसमें कई लोग जो है बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। और अभी आपने सुना होगा एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया शेखर यादव ने कि देश बहुसंख्यक जो जनता है उसके हिसाब से चलेगा, यूसीसी पर बोल रहे थे। क्या कहना चाहेंगे एक जज को वीएचपी के कार्यक्रम में जाकर उनके मन से बोलना, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनका समर्थन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों पर? देखिए, फिर मैं वही बात बोलूँगा, एक अम्बेडकरवादी वकील होने की हैसियत से उन्होंने जो भी कहा उनको आज़ादी है कहने की। ये तो वकील एक जज को एक कार्यक्रम में, वीएचपी के कार्यक्रम में, मान लीजिए वो अभी पोस्ट पर हैं, एज ए जज हैं, क्या इस तरह के बयान उनको देने चाहिए? ये दो बातें होगी ना, एक तो आपने पूछा उन्होंने दिया, तो अब देने की तो आज़ादी है ही। मैंने आपको अभी भी बताया अमित शाह जी के बारे में, सब जगह के बारे में। अपराध करने की आज़ादी तो पूरी है ना, लेकिन उसकी कॉस्ट है। आपको उसके अपराध करने की आज़ादी है पूरी एकदम। आप किसी का मर्डर कर दो, यहाँ पे क्या कहीं लिखा हुआ है कि मर्डर नहीं करना है? आपको कहीं नहीं लिखा हुआ, दिखा सकते हैं आप मुझे। लेकिन अगर आपने मर्डर किया तो आपको फांसी होगी, ये लिखा हुआ है। यही उन जज साहब के लिए मना थोड़ी है, खूब आप बोलो, जो मर्जी बोलो। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। वो किसी ने की नहीं, लेकिन वही पार्लियामेंट में वो ला दो जो है सब मनुवादी मानसिकता के लोग, उनको बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई की। किसी ने कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। लेकिन जो हम बता रहे हैं ना कि ये सारी मनुवादी मानसिकता के लोग, जो अमित शाह जी का केस है उसी से कनेक्टेड केस है। अब मैं आपको बता देता हूँ उसका भी सीधा सीधा तथ्यात्मक और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अमित शाह जी ने ये सारी जो बदतमीजी की बाबा साहब के बारे में, वो कहाँ की? पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ कानूनी सुरक्षा उनको लगता है मौजूद है। ये जज साहब को तो वैसे ही प्रोटेक्शन होती है, प्रोसिक्यूशन से होती है ना, तो ये जज साहब के मुंह से किसने कहलवाई और अमित शाह जी के मुंह से पार्लियामेंट के अंदर किसने कहलवाई? कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत है। ये तो मैं आपको सबूत बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मान लो, मैं तो आपको तथ्यात्मक रूप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक जज साहब प्रोटेक्टेड हैं तो उनके मुंह से ऐसी बातें कहलवाएंगे जो कि संविधान के विरुद्ध हैं, जो कि अपराध हैं। ये सोच के ये प्लानिंग कहाँ से हो रही है? एक ही जगह से, मोहन भागवत जी जो जहाँ पे थिंक टैंक है कि इससे ये बुलवाओ, ये प्रोटेक्टेड है, इससे बुलवाओ जो मर्जी। बाद में इसको हम या तो अडानी जी के साथ कोई बिजनेस करा देंगे, या फिर ये बहुत सारे ऑप्शन है ना यादव जी के पास, या तो वो अडानी जी को बोल दिया जाएगा कि भाई इनको कोई बिजनेस कराओ अपने साथ, या वो कोई बाबा बन जाएंगे, जैसे प्रमोद त्यागी जी थे, आजकल वो प्रमोद कृष्णम बन गए। तो जैसे अभी बहुत सारे आते रहते हैं ना, शास्त्री जी हैं, कोई एक छोटा बच्चा भी है, जो भी ये इसमें आपको एक मौका दे दिया जाएगा। या और वो तो आते हैं ना ललई यादव जी के ये समुदाय से आते हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी है इस प्रकार की बात करने के लिए, उसको आप आरएसएस की नज़र से समझिए। ललई यादव जी की सारी जो एक आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, जो उन्होंने एक कार्य किया, उसको नकारने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन हो सकता है? वो कोई यादव समाज से आने वाला ही होना चाहिए, वो भी जज। तो ये सब एक साजिश का ताना बाना है जो एक ही जगह से हो रहा है। तो बदलिया साहब ने जो ये एफआईआर की है, हो सकता है उसमें ये यादव साहब भी उसके घेरे में आ जाएं, क्योंकि ये वही साजिश तो है, एक ही बाबा साहब का अपमान करने की, संविधान का अपमान करने की, अपराध कराने की। तो ये होता है सही अम्बेडकरवाद, मजबूत कानूनी कार्रवाई जिससे कोई रिजल्ट आए। ये जज्बात में आके या किसी राजनीतिक लाभ से कुछ दिन प्रोटेस्ट कर लेना, उसके बाद भूल जाना, ये मैं समझता हूँ इससे और नुकसान होता है अम्बेडकरवाद को, और मनुवाद को फ़ायदा होता है। जो भी चीज़ हम करें उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं, तभी हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। एक सीधा सवाल, क्या
अंबेडकर का नाम लेना इस देश में फैशन है? मतलब देखिए, फैशन करना कोई बुरी बात है? पहली बात तो यही क्या फैशन है, आप मानते हैं ऐसा कुछ? लॉजिकल चलते हैं। फैशन करने से कुछ लोग अगर फैशन करने लगे तो ये किसको परेशानी है? ये मैंने टाई लगाई है, ये सूट पहना है, ये भी फैशन है ना। ये मुझे ठंड से भी बचाता है और मैं अच्छा भी लगता हूँ। अब जब आप हर एक जो प्रताड़ित अम्बेडकरवादी है या अम्बेडकरवादी नहीं भी है, जब वो कोई बड़े खतरे में आता है सामने, सबसे पहले अम्बेडकर साहब का नाम जबान पे आता है ना, संविधान के रूप में, कानून के रूप में, वकील के पास जाता है। क्या है ये सब? संविधान ही तो है। तो अब अगर आप किसी को घोड़ी चढ़ने से रोकते हो तो वो तो अम्बेडकर जी बोलेगा ही ना, अम्बेडकर साहब बोलेगा नहीं। वो ये है। अब आप किसी के ऊपर पेशाब करने लगते हो तो वो तो अम्बेडकर साहब को ही याद करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? तो ये तो हर दिन जो लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उनको तो सांस लेने से पहले और सांस लेने के बाद यही नाम याद आता है कि नहीं आता? अब इसको कुछ लोग कहें कि फैशन में है, कुछ लोग हम जैसे हैं जो वैसे हम बाबा साहब के संविधान के थ्रू ही सुरक्षा प्राप्त किए हैं, लेकिन अब हमारा एक ऐसा स्टेचर हो गया कि हम थोड़ी रक्षा अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन अम्बेडकर साहब का नाम लेना मतलब हमें फैशन लगता है कि ये इतना अच्छा काम है कि जो लोग प्रोटेक्टेड भी हैं, इतने ज़्यादा प्रताड़ित नहीं है, वो भी नाम लें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना कि ऐसा व्यक्ति है जो सबको बराबर बनाता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसलिए लेता हूँ बार बार नाम। कुछ लोग इसलिए लेते हैं कि उनके ऊपर उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता, छोटे बच्चे को उनको पीटा जाता है। अभी मैं एक यूपी की वो देख रहा हूँ, तो सारे अधिकारों की लड़ाई और सभी एक मानव को जो अधिकार मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक तरह से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। सांस नहीं, कोई पानी पीने जा रहे हैं, अब कोई पानी पीने जा रहा है एक कॉमन कुएं से, वो पी पा रहा है तो अम्बेडकर साहब का नाम नहीं लेगा उस वक्त? वो तो पी नहीं पाता था। कोई बिना झाड़ू के पीछे बांधे और आगे हांडी लगाए बगैर सड़क पे निकल पा रहा है, पहले तो सड़क पे ही नहीं जा सकता था, तो उसको क्या अम्बेडकर जी का नाम बार बार याद नहीं आएगा? हर स्टेप पे आएगा, हर स्टेप जो वो लेगा बिना झाड़ू के और बिना हांडी के। तो अब अमित शाह जी को ऐसे लोगों से क्या नाराजगी है? ये तो वही बताएंगे कि जो हर समय अम्बेडकर साहब का नाम याद भी रखते हैं और लेते भी हैं। उनसे लड़ाई है उनकी, मैं तो मान ही रहा हूँ, खुद ही मान रहा हूँ, यही तो लड़ाई है, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद। लेकिन नाम तो हम लेंगे ही, नाम तो हमें अच्छा भी लगता है, नाम तो हमें बचाता भी है, नाम तो हमें अधिकार भी देता है। नाम तो मुझे मैं क्यों लेता हूँ अम्बेडकर साहब का नाम? मुझे वो ताकत देता है कि मैं देश के सभी मजलूमों की, कमज़ोरों की हिफाजत कर सकूँ अम्बेडकर साहब की वजह से। तो मैं वो नाम ना लूँ, तो जिसको तकलीफ है वो ना ले, हमें तो अच्छा लगता है, हम लेते हैं। चलिए ठीक है सर, आपने हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा साहब, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि भारत देश में जो हर नागरिक को जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही मिला है, तो क्यों ना हम उनका नाम लें। जब यहाँ व्यक्ति कोई सड़क पे चलता है जो बहुजन समाज से है, तो पहले उसके कमर पे झाड़ू लगी रहती थी, आज वो सारे अधिकार जो मिले हैं उन सारी कुरीतियों से दूर होने का वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है, तो हम उनका नाम गर्व के साथ लेते हैं। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।